प्रिय विद्यार्थियों, मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपके लिए नेट जेआरएफ से संबंधित सामग्री लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हैं और जानकारी आपके लिए थोड़ी बहुत भी उपयोगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो जून 2024 में नेट जेआरएफ का पेपर होने वाला है वो अब की बार हमें किसी भी हाल में क्वालिफाई करना है। मेरा तो हो चुका है 2-3 बार, मुझे टेंशन नहीं है, बस अब की बार किसी भी तरीके से आपका हो जाए। जब मैंने तैयारी की थी तो मैंने किस प्रकार से की थी, मैंने कुछ नोट्स बनाए थे और 100% जो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से पेपर आया था और वो नोट्स आज मैं आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें जो सबसे पहला अध्याय मैंने लिया था वो था इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। ठीक है, कि भाई जो हमारा इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसको लिखने की क्या क्या पद्धतियां थी। तो सबसे पहली थी वर्णानुक्रमी पद्धति, दूसरी थी कालानुक्रमी पद्धति, तीसरी थी मार्क्सवादी पद्धति और चौथी थी विधेयवादी पद्धति। ठीक है, इस प्रकार से चार पद्धतियां थी। तो वर्णानुक्रमी पद्धति में क्या था कि इसमें जो लेखक का के नाम का पहला अक्षर, ठीक है, लेखक के नाम का पहला अक्षर, अक्षर यानी वर्ण, उसके आधार पर लेखकों को विभाजित किया गया था। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की यह प्रथम पद्धति है जिसके अनुसार साहित्य इतिहास लेखन किया था। इतिहास लेखन की इस पद्धति में नाम के प्रथम वर्ण को आधार बनाकर अर्थात कवियों और लेखकों के प्रथम अक्षर के आधार पर साहित्य इतिहास लेखन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें वही बात है कि उनके नाम के पहले अक्षर को आधार बना करके और फिर लेखकों या कवियों का विभाजन किया जाता है। फिर है सर्वप्रथम गारसा दैतासी ने इस पद्धति के अनुसार इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। तो सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग करने वाले थे गारसा दैतासी। ठीक है, ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिठा लेना कि वर्णानुक्रमी पद्धति के अनुसार सबसे पहले जिन्होंने अपनी पुस्तक की रचना की वो थे गारसा दैतासी और उस पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। इसके बाद शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ इसी पद्धति के अनुसार लिखा। इतिहास लेखन की यह सबसे खराब पद्धति है। ठीक है, सबसे निम्न कोटि की पद्धति, अगर उच्च कोटि की पूछ ली जाए तो विधेयवादी, वो भी लास्ट में बताऊंगी। तो ये सबसे खराब या निम्न कोटि की पद्धति है क्योंकि इसमें कवियों का समय बदल जाता है। ठीक है, अब जैसे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए हैं, ठीक है, तो उनका नाम मैं से स्टार्ट है, महावीर। और छायावादी में जब हम देखते हैं निराला जी हैं, महादेवी भी हैं, ठीक है, तो जो हमें फिर क्या करना पड़ता है, जो छायावादी कवियों के जो नाम पहले आ रहे हैं उन्हें पहले लिखना पड़ता है और जो द्विवेदी वाले युग हैं वो बाद में। तो इसी प्रकार से नाम के द्वारा जब विभाजन किया गया तो जो वर्ण पहले आए आए वो कवि बाद वाले थे। ठीक है, कि भाई हम ऐसे स्टार्ट करते हैं और जब गैस रे तक चलते हैं तो जो क्या होते हैं अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं और कवियों के नाम भी बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, इसलिए ये सबसे निम्न कोटि की पद्धति है। परंतु इसका इतना ही महत्व है कि किसी लेखक ने इस पद्धति के अनुसार साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत की थी। अब है कालानुक्रमी पद्धति। जब कवि के जन्म को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया जाता है तो उसे कालानुक्रमी पद्धति कहा जाता है। कालानुक्रमी अब समझ गए होंगे आप कि जब वह लेखक लिख रहा था तो
तो उस समय के काल को उस काल को आधार बना करके विभाजन किया जाए, तो उसे हम कालानुक्रमी पद्धति कह देते हैं। यह वर्णानुक्रमी पद्धति से थोड़ी अच्छी है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, थोड़ी अच्छी है, कि इसमें सही है कि पता तो चल रहा है कौन सा कवि पहले आया, उसके बाद में कौन सा कवि आया, उसके बाद कौन सा आया, तो वो क्रमानुसार पता चल रहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद इसी पद्धति के अनुसार लिखा। ठीक है, इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें कवियों के जन्म अर्थात कालक्रम में 30-40 साल का अंतर आ जाता है। अब देखो उसकी जो कमियां हैं, खराबी है, वो बता दी कि इससे क्या हुआ कि कवियों के जन्म अर्थात कालक्रम में 30 से 40 साल का अंतर आ जाता है, क्योंकि कोई कवि तो युवावस्था में ही सृजनशील हो जाता है और कोई वृद्धावस्था में। अब देखो किसी का जन्म जब भी होता है तो कोई तो कभी युवावस्था में बन जाता है, कोई प्रौढ़ावस्था में बनता है, कोई बुढ़ापे में बनता है। तो इस प्रकार से उनका जो काल है वो भी एक जैसा नहीं रह पाता, यदि हम उनके जन्म के आधार पर उनका हम विभाजन कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये वर्णानुक्रम से थोड़ी सी अच्छी है, ज्यादा अच्छी नहीं कह सकते। उसके बाद है मार्क्सवादी पद्धति, जिस पद्धति में मार्क्स के सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है। मार्क्स मतलब कार्ल मार्क्स, उसके सिद्धांतों को महत्व दिया जाता है, उसे मार्क्सवादी पद्धति कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर मैनेजर पांडे और डॉक्टर नामवर सिंह ने इस पद्धति के अनुसार साहित्य इतिहास लेखन किया है। ठीक है, तो ये पद्धति भी थोड़ी बहुत सही ठहरती है, परंतु उतनी सही नहीं है जितनी विधेयवादी है। ये इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्धति। इसमें देखते हैं क्या है कि जिस पद्धति के अनुसार कवि का जन्म, उसका लेखन कार्य की सामाजिकता, देश काल एवं वातावरण, कवि एवं रचना पर देशकालीन परिस्थितियों का कितना प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक दृष्टिकोण आदि अनेक विशेषताओं को ध्यान में रखकर काल विभाजन एवं नामकरण किया जाता है। तो देखो सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि कवि जब जो लिख रहा है उस पर उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, देश काल और वातावरण है, उनका उसके लेखन पर कितना प्रभाव पड़ा। जितना ज्यादा अधिक प्रभाव पड़ेगा उतना ही जो लेखक है वो प्रासंगिक होगा, इसलिए इसका महत्व अधिक है। इस पद्धति के जन्मदाता तेन नामक विद्वान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी पद्धति को अपनाया। तेन ने इस पद्धति के 3 भाग किए हैं: जाति, वातावरण, क्षण। हिंदी में इस प्रवृत्ति के प्रवर्तक शुक्ल जी हैं, अतः वर्णानुक्रम सबसे अविकसित तथा विधेयवादी सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। ठीक है, तो जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा थे ये आचार्य शुक्ल जी के ही प्रसिद्ध शिष्य थे। ठीक है, तो ये पहला अध्याय हमारा समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ आपको बहुत सारी जानकारी इससे मिल गई होंगी। कितने ही क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप इनको ध्यान से पढ़ करके और अच्छी तरीके से समझ लें। धन्यवाद।